हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप लोगों को मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की। तो आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा देना चाह रही हूँ। इसमें हम लोग कुछ 4 चीज़ें समझेंगे जिससे कि क्या होगा कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक वन व्यू में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो 4 चीज़ें बढ़िया से समझेंगे कि वो 4 से 5 टॉपिक क्या है जो पूरा चैप्टर में हमको काम आने वाला है। ठीक है, आप ये 4 से 5 टॉपिक अगर बढ़िया से समझ जाते हैं तो आपको पूरा चैप्टर आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाएगा आपको पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंट्रोडक्शन रियल नंबर का। देखिए, रियल नंबर जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ना रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि रियल नंबर आखिर है क्या। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है, अभी देखिए क्या है रियल नंबर। देखिए रियल नंबर फर्स्ट है कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर, अब चाहे तो इसका नोट्स भी मेरे साथ बना सकते हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड irrational नंबर्स। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो हमारा रियल नंबर होता है वो क्या होता है, ये होता है यूनियन ऑफ द बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। यानी कि रैशनल और इरैशनल का क्या होता है, यूनियन होता है। एक तरीक़ा से कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है ना। रियल नंबर क्या हो गया, रैशनल इरैशनल का कॉम्बिनेशन हो गया। आइए दूसरा सेकेंड पॉइंट हमारा है, दीज numbers can be expressed on a number line। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं उन्हें हम लोग नंबर लाइन में एक्सप्रेस करते हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है these numbers can be both positive और नेगेटिव। ठीक है, जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो अब इसे हम लोग जानेंगे कि हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मिडिल में हम लोग 0 लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो हमारा माइनस पार्ट होता है, -2, -3 एंड -4, और राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही होता है हमारा जो होता है नंबर लाइन, इसी को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकंड टॉपिक है वो हम लोग समझते हैं। सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या होता है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोग समझेंगे कि जो हमारा एवरी, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को स्टेटमेंट बस देखने से आधा समझ में आ जाएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as a product of primes in one and only one वे। तो इसमें जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर को। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 66 का। अगर इसका हम लोग निकालें, देखिएगा साइड में हम निकाल के भी दिखा देते हैं, ठीक है, देखिए 236 ये हो गया, ऐसा कितना है 2 × 3 × 11, इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे 420 है, 420 का अगर इस तरह निकालिएगा तो क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो 66 का निकाले तो ये आया, 420 का निकाले तो ये आया, ठीक है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। आपका बाकी का जो मैंने 2 टॉपिक अभी आपको समझाया, आई होप उसे आप बढ़िया से समझे होंगे। ये हमारा थर्ड टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको जस्ट देखिएगा 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसे कि देखिए, अगर हम LCM निकालें 66 420 का तो कितना आएगा, कुछ इस तरह आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 11, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4620, ठीक है, इतना आएगा। इसका निकाल के भी हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं अभी, ठीक है। एलसीएम निकाल रहे हैं 66 का और 420 का, दोनों का साथ में निकालेंगे, कितना आएगा 3 या 6, ठीक है, जब 4, ठीक है, उतरेगा। देखिए बस अब देखते जाना। यहाँ पे ये 3 से लग जाएगा, ठीक है, 3 से ये लग जाएगा, ठीक है। 3 या 9 हो गया, 110 और 3 5 जाइए 15 हो जाएगा। फिर हम इसको लगाएंगे 5 से, 5 7 या 35 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको 7 से, ठीक, फिर इसको 11 से। देखिए क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, यही आया इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का तो रूल है ना, लास्ट में 1 हमको लाना है। ठीक है, अब अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम तो निकल गया, एचसीएफ अगर एचसीएफ निकालेंगे 66 और 420 का, तो ये भी बहुत इजी है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू, सॉरी दिख रहा होगा, एचसीएफ अगर निकालेंगे 66 और 420 का, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। कैसे आएगा, अब बोलोगे कि मैम आप तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 तो लिख दिए, लेकिन कैसे लिखे हम लोग को नहीं समझ में आया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम समझाते हैं, बहुत ही ईजी है। 66 का आप लोग को याद होगा कि हम पीछे अभी निकाले थे, कितना आया था, 2 इंटू 3 इंटू 11, और 420 का भी अभी हम निकाले थे पीछे। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना ही कुछ आया था ना। अब एचसीएफ का मतलब हो गया, एचसीएफ का मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जिसका ज़्यादा बार वो आया। ठीक है, ज़्यादा जिसका है। ठीक है, देखिए एक 2 मैच कर रहा है दोनों में। अब अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एचसीएफ का क्या मतलब होता है, तो आप इतना याद रखो कि जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर है ना, 66 और 420, तो उसमें देखना कि क्या दोनों में कौन सा जो हम लोग इसका निकाले हैं, ये वाला, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें कौन सा नंबर दोनों में मैच कर रहा है। जैसे 2 दोनों में मैच कर रहा है। अब देखिएगा एक और 2 है इसमें, नहीं, तो ये 2 को नहीं लेंगे। अब हम लोग जो है देखेंगे कि ये 3 मैच कर रहा है। ठीक है, ये 3 यहाँ पे मैच कर रहा है, 11 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, नहीं, 7 नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया आपको। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया एक। ठीक है, ये मैंने आपको क्या दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो हमारा जो 6 आंसर आया था वो कैसे आया। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। इसका भी देखिए, यहाँ पे भी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि कैसे मैंने निकाला। ठीक है, बाद बाकी आपको भी इसी तरह अपने एग्जामिनेशन में आपको ये करके दिखाना है। ठीक है, आपको ये करके दिखाना है, उसके बाद आपको आंसर को लिखना है, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ देखिए बहुत ही ईजी है, ये भी टॉपिक कुछ हार्ड नहीं, बस इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको ना याद रखना है कि अगर आप उस फॉर्मूले को याद रख देते हो तो आपके लिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, यही एकमात्र एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला, मेरे साथ आप एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा वो 66 होगा।
ठीक है। सेकेंड नंबर जो होगा वो 420 होगा, ठीक है। आपको एचसीएफ दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ रहता है और कभी कभी एचसीएफ। अगर एलसीएम दिया है एचसीएफ पूछेगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड नंबर आपको मतलब दिया ही हुआ रहेगा, वो अननोन नहीं रहेगा। अननोन आपका एलसीएम चाहे एचसीएफ ही रहेगा, ठीक है। तो एचसीएफ जो है वो दिया है आपको 6। अब बोल रहा है कि आप फाइंड करके बताओ एलसीएम, बताओ निकल नहीं जाएगा। क्यों ना हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, एक बार अप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। देखिए क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर 66 इंटू में कितना हो जाएगा 420, ठीक है। अब बोला है एलसीएम, तो एलसीएम लिख दिए। एलसीएम क्योंकि हमको नहीं पता, एचसीएफ पता है 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करना तो बच्चे का खेल है भाई, इसको नीचे ले जाओ। 66 इंटू 420 अपन में 6 कट गया, तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 4620। ये हमारा आ गया एलसीएम। बोलो आसान था, बहुत इजी था, कुछ था नहीं, कितना इजी टॉपिक है रिलेशन बिटवीन। बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक लास्ट टॉपिक है जो आपको मतलब समझना ज़रूरी है। वो उससे डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में आप देखोगे, ठीक है। तो हम अब वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन तो उससे फिक्स रहता है, बाकी जो क्वेश्चन सेट करे उसके पर डिपेंड है, लेकिन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उससे क्वेश्चन तो रहता है, आपको सेम क्वेश्चन तो नहीं देगा लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रूफ, मतलब प्रूफ ही करने के लिए आता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रूफ का ही है। प्रूफ √2 इज इरेशनल, यही हमारा टॉपिक है। प्रूफ √2 इज इरेशनल, और ये एक इसका एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। चलिए इस मतलब ये भी बहुत इजी है, कुछ आया नहीं इसमें, ठीक है। देखिए अभी आपको हम समझाते हैं, बहुत इजी है। बोला है कि √2 जो है वो इरेशनल है। अगर हम इसको रैशनल मान के चलेंगे, पहले हम मान के चलेंगे कि जो √2 है वो रैशनल है। अगर हम इस चीज़ को गलत प्रूफ कर दें, ठीक है, गलत प्रूफ कर दें, तो मतलब अगर वो रैशनल हम गलत प्रूफ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इरेशनल ही तो होगा, ठीक है। चलिए फिर इसको प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है। लेट अस, लिखेंगे किस तरह इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट अस एज्यूम द contrary that √2 is rational। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा हो रहा होगा इधर उधर, तो हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और अच्छे से लिखने का, वो थोड़ा स्केच से लिख रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। देखिए √2 इज इक्वल टू, अब हम इसे माने कि √2 जो है वो रैशनल है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल, बस इतना भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको लिख दिए तो
थोड़ा सा ज़्यादा मैं सेंटेंस में क्या है कि एक सेंटेंस पूरा फुल लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लिखोगे वैसा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, √2 इज इक्वल्स टू a/b। हम लोग इसको मान रहे हैं कि a/b, हम मान रहे हैं √2 क्या है, a/b है। और यहाँ जो हमारा a और b है वो को प्राइम है, a एंड b आर को प्राइम। ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो आपका मार्क्स यहाँ पे कटने का संभावना रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। जो जो चीज़ मैं अभी यहाँ लिख के बता रही हूँ ना, उसे आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो a एंड b आर को प्राइम। प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरह प्रूफ करना है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंट रहता है, वो मैं बता दूंगी आगे का क्वेश्चन में है आपका एक्सरसाइज में, मैं उसको डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। √2 इज इक्वल टू a/b एंड a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, जिसका सिर्फ वन फैक्टर हो। को प्राइम समझ में आ रहा है ना, को प्राइम जिसका सिर्फ वन फैक्टर हो। मैं बता रही हूँ, देखिए को प्राइम क्या होता है। को प्राइम होता है कि means that there are only one factor, ठीक है। को प्राइम का मतलब हो गया, को प्राइम का मतलब हो गया कि जिसका सिर्फ वन फैक्टर हो, जिसका सिर्फ वन फैक्टर। मतलब कि यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे इसका यही मतलब हुआ ना कि अगर जैसे यहाँ √2 जो है, अगर a/b है, अगर ये को प्राइम है, को प्राइम मतलब एक फैक्टर, इसी को तो हमको रॉन्ग प्रूफ करना है। अगर हम रॉन्ग प्रूफ कर दिए कि नहीं √2 का जो है वो a/b, जो a और b है, ठीक है, को प्राइम है, ये गलत है, ठीक है, इसको ही तो हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस p को इधर ले आएंगे पहले, ठीक है, सॉल्व करने के लिए इस b को हम इधर ले आए। अब इस √2 को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 का √2a स्क्वायर, b है ये, ठीक है, √2b² इज इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 2 से, ठीक है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि जो हमारा a है वो भी 2 से डिविजिबल होगा, राइट। a therefore a is also divisible by 2, therefore यहाँ मत लगाना, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, a is also divisible by 2, इसको हम 1 मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इस a की जगह जो है लेट हम लोग मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2c। हम लोग a की जगह 2c हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। a पुट कर दो, लेट मत लिखो, यहाँ पे पुट करो, पुट a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। 2c अगर हम बैठाएंगे तो इधर हो जाएगा 2b² इक्वल टू 2c का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4c², तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि b² बराबर 2c², ये हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इसका मतलब ये हो गया कि
जो बी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है यानी कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। ये हम लोग कह सकते हैं ना, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 0.2 मत समझना, ये 2 है बाबा, ठीक है। 2 इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है, क्या लिखें, बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ए के जगह 2c पुट कर दिए, बाद बाकी उसी तरह सॉल्व किए, और उसके बाद हम लोग यहाँ 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर किए। इसको काटे तो मेरे पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगर ये अब यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो बी भी तो 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि ए और बी का एक और फैक्टर निकला जो कि 2 है, ठीक है। ये लिख सकते हैं ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2। ए और बी का तो एक और फैक्टर हुआ 2, यानी कि ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। को प्राइम नंबर नहीं हुआ यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, यानी कि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हम इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्रैडिक्शन is arising because our wrong assumption, because of our wrong assumption। तो हम लास्ट में लिखेंगे therefore √2 is irrational, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा आप याद कर लेना, ये थोड़ा अलग लाइन है ना, ये वाला अलग है और ये अलग है। A and B having common factor 2, so this contradiction is arising because our wrong assumption √2 is irrational, ठीक है। तो बस यही कुछ टॉपिक्स था जो आप लोगों को ध्यान से समझना था। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप वीडियो को वापस से रिप्ले कीजिए और देखिए, आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। बाद बाकी वीडियो कैसा लगा, आप अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। मैं आपको पूरी तरीके से टॉपिक को समझा पाई या नहीं, आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेंशन मत लीजिए, जितने भी इसका क्वेश्चंस हैं, मतलब एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चंस है मैं सारा क्वेश्चंस एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। मतलब सारा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप लोग जो है वो समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। बार बार की जो भी क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि नहीं बताना चाहिए बच्चों को, मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। बाकी अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसका जो है लास्ट में एक फ़ोटो मैं कोशिश करूँगी, अगर पॉसिबल हो सके तो मैं इसका लास्ट में ये नोट्स का फ़ोटो डाल दूँगी, ठीक है। वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी फ़ोटो, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। आप देख लेना बढ़िया से, ठीक है। और पढ़ो, 10th है, अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर।